मैं हाथ से डायग्राम इसीलिए बनाता हूं कि आप लोगों को याद रहे इजीली। तो जी, मालवा प्लेन्स मिलते हैं सतलुज और घग्गर के बीच में, इसीलिए कहते हैं नोट्स में डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम की खासियत होती है हमको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, डायग्राम पढ़ते से याद हो जाता है। रफ कॉपी कितने लोग लाए हैं? हाँ, तो डायग्राम यहाँ पर ना रफ कॉपी में बनाया करो, घर जाके बहुत बढ़िया सा फेयर करके बनाया करो, ठीक है? इससे डबल मेहनत हो जाएगी और याद रहेगा लाइफ टाइम। इसके बाद हमने गंगा प्लेन्स पढ़े थे, जो कि कल ही पढ़े हैं। गंगा प्लेन्स बताएंगे, इसको मैंने 3 सेक्शन में बांटा था गंगा प्लेन्स को। कितने सेक्शन है? लोअर गंगा, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, गंगा प्लेन्स की नॉर्दर्न लिमिट कौन सी लाइन बनाती है? 300 मीटर कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन क्या होती है? आप बताइए। समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को यदि मिला दें तो लाइन जो बनेगी, सेम एलिवेशन वाले प्लेसेस को मिलाने से जो लाइन बनती है वो कॉन्टूर लाइन कहलाती है। 300 मीटर कॉन्टूर लाइन। इसके साउथ में क्या है गंगा प्लेन्स के? पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। ईस्टर्न लिमिट कौन सी रिवर बनाती है? सनकोश रिवर, और साथ ही साथ में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। और वेस्टर्न लिमिट यमुना रिवर। चलो ये अच्छे से याद है, कल ही पढ़ा है ना इसलिए। हाँ, इसके 3 सेक्शन किए थे, अपर मिडिल और लोअर। तो बता देंगे ये कौन सी लाइन है जो इन गंगा प्लेन्स का सेक्शन कर रही है? 100 मीटर कॉन्टूर लाइन और 50 मीटर कॉन्टूर लाइन, ओके। इसमें से सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है? मिडिल गंगा प्लेन। सबसे ऊंचा सेक्शन कौन सा है? अपर गंगा प्लेन। ऊंचा होने की वजह से रिवर वेलोसिटी यहां पर ज्यादा पाई जाती है, हाई पाई जाती है, बिल्कुल सही। और सबसे मॉडरेट वेलोसिटी कहां मिलेगी? लोअर गंगा प्लेन में। लोअर गंगा प्लेन का ज्यादातर हिस्सा कहां है? बांग्लादेश में। हमारा एक भारत का एक स्टेट है जो लोअर गंगा प्लेन में आता है, क्या नाम है उस स्टेट का? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। चलो, अच्छा लगता है आप लोग आंसर करते हो। पिछले दिन का ही सही, लेकिन आंसर तो कर रहे हो, वेरी गुड। इसके बाद हमने ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पढ़े थे, ओके। वेट अ मिनट, वापस आते हैं गंगा प्लेन्स में। गंगा प्लेन्स के कुछ रीजनल नाम दिए थे मैंने। बिटवीन गंगा एंड यमुना वो जो प्लेन है उसको क्या बोलते हैं? गंगा यमुना दोआब। रोहिलखंड किस किस नदी के ड्रेनेज एरिया को बोलते हैं? रामगंगा रिवर के ड्रेनेज को रोहिलखंड बोलते हैं। और अवध प्लेन किस रिवर के ड्रेनेज को बोलते हैं? गोमती, ओके। मिथिला प्लेन किन 2 नदियों के बीच में है? देख के आंसर नहीं करना है इन लोगों को भी। अच्छा, आप लोग कोई बात नहीं। गंडक और कोसी, बिल्कुल सही जवाब। और बारिंद प्लेन किस नदी के ईस्ट में है? कोसी रिवर के ईस्ट में है। मगध प्लेन, इसकी सिचुएशन क्या है? एक ने यमुना बोल दिया, सबने यमुना बोल दिया गलती। हाँ, गंगा के साउथ में और सोन के ईस्ट में मगध प्लेन मिलते हैं। इसमें कौन सा राज्य आ जाता है हमारा? प्रेजेंट डे की बात करें तो झारखंड आ जाता है, और इसका बिहार का सदर्न हिस्सा आ जाता है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन पढ़े थे, इसको कैसे भूल सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम? असम प्लेन। क्या कारण था असम प्लेन नाम से जानते हैं? क्योंकि पूरा ही ये असम के अंदर है, ओके। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? ब्रह्मपुत्रा उसके ट्रिब्यूटरी द्वारा। चलिए, हमें कहीं पर डेल्टा इन रिवर्स वाली आकृति मिलती है, कहाँ मिलती है? उस जगह का नाम क्या था? सादिया, ठीक है। सादिया पर 3 नदियां मिली थी आगे, क्या नाम था उन तीनों का? दिबांग, देहंग और लोहित, है ना, ओके। क्या कारण है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर खूब सारे आइलैंड्स बनाती है, रिवर आइलैंड्स? ब्रेडेड चैनल। क्या होता है ब्रेडेड चैनल? क्या होता है ब्रेडेड चैनल? ये तो जनरल आंसर हुआ, ब्रेडेड चैनल। अरे, और कोई आंसर आप बोले? व्हाट इज ब्रेड? हाँ हाँ, अरे छोड़ो यार। रिवर में से ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांच उसके पैरेलल चलती है कुछ किलोमीटर तक और फिर ज्वाइन कर लेती है।
जैसे ये कोई रिवर है, इससे कोई ब्रांच निकली, पैरेलल चली और फिर ज्वाइन कर लिया। इस वजह से बीच की जो जमीन है वो एक चारों ओर से, हाँ, आइलैंड जैसी दिखती है, चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। बाय द वे, ब्रेडेड चैनल क्यों है ब्रह्मपुत्र का? क्योंकि वो मिसफिट रिवर का एग्जाम्पल है, उसका पानी उसके चैनल की तुलना में बहुत ज्यादा है, इस वजह से। अच्छा, इन आइलैंड्स में से एक सबसे आइकॉनिक आइलैंड माजुली आइलैंड, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, माजुली आइलैंड। इसके दोनों तरफ की नदियों के नाम बताए थे, नीचे तो ब्रह्मपुत्र है ही, ओके, ऊपर है खैरकुटिया। हाँ, अरे वाह। अच्छा, इन ब्रह्मपुत्र, चलो ये थोड़ा सा और आगे पूछ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की मैंने ढेर सारी ट्रिब्यूटरी बताई थी, इनमें से वो ट्रिब्यूटरी बताओ जो हिमालय पार से आती है, ट्रांस हिमालयन है। मैंने डायग्राम में भी ट्रांस बनाया था उसको। सुबनश्री, एकदम सही जवाब। इनमें से एक रिवर है जिसको जिया भरेली कहते हैं, कौन सी रिवर है वो? कामेंग, बिल्कुल सही। मानस का पूरा नाम क्या है? मानस, मोरा मानस। साउथ से, साउथ मतलब कि लेफ्ट बैंक, ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट से कुछ दो तीन नदियां मिल रही हैं, नाम बताओ। अरे दिबंग, दिबंग तो खुद ही है, दिहंग और लोहित, सॉरी दिबंग और लोहित, उसके बाद बूढ़ी दिहंग, फिर धनसिरी साउथ, और फिर एक और है लास्ट में, कोपिली। क्या कर रहे हो आप लोग? इसको याद रखना है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र रिवर्स पढ़ाएंगे ना, सेम रिवर्स फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसका फायदा ये होता है, प्लेन्स पढ़ते में हमने रिवर्स पढ़ ली है, जब रिवर्स का सेक्शन आएगा तो इतनी नॉलेज तो आपको स्टार्टिंग से ही होगी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर उसमें एडिशनली क्या पढ़ाएंगे, उस पर कहाँ कहाँ पर बांध बने हुए हैं, किस किस माउंटेन को काटते हुए जा रही है ये नदी। तो इस वजह से जो रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो आप आगे पढ़ोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, वो रिवर्स पढ़ते में ही पढ़ लिया आपने। तो इस तरीके से चीज़ें आसान लगती जाएंगी, तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आज हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स। बच्चों, कोस्टल प्लेन्स कहाँ हैं? अब पूरा इंडिया नहीं बना रहे हैं, हम देखते हैं कि भारत के सदर्न पार्ट में कुछ ऐसी स्थिति मिलती है हमको, देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेटू। इस प्लेटू के दोनों ओर, ईस्टर्न मार्जिन पे और वेस्टर्न मार्जिन पे, हमको कुछ पतले सकरे मैदान मिलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोस्ट के अलोंग है ये, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में जो नैरो स्ट्रिप मिलती है एलुवियल प्लेन्स की, उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। पेनिनसुलर प्लेटू आपको पता है ना, पेनिनसुला किसे कहते हैं? आज काफी लोगों का फर्स्ट डे है, तो भैया ये मैं टॉप से देख रहा हूं, ऐसा लैंड मास, ऐसी जमीन, देखो आपको अर्थ पे या तो जमीन मिलेगी, लैंड मास मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा? वाटर बॉडी मिलेगी। तो ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ये देखो, ये यहां से घिरा है, यहां से घिरा है और यहां से घिरा है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से अटैच हो, ऐसी आकृति को हम पेनिनसुला बोलते हैं। ये दिस इज इंडियन पेनिनसुला, इजीली कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके दोनों ओर मुझे जलोढ़ मैदानों की, एलुवियल प्लेन्स की पट्टियां मिलती हैं। वो पट्टियां, वो स्ट्रिप्स कोस्टल प्लेन्स कहलाती हैं। इसको मेजरली दो भागों में बांट सकते हो। ईस्टर्न साइड पे जो मिला वो है आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्टल प्लेन, और जो वेस्ट साइड में मिला वो वेस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब इसके भी कुछ पार्ट हैं, जरा देखेंगे। एटलस लाए हैं सभी लोग? सभी लोग लाए हैं? क्या हो गया, एटलस लाइए। एटलस देखेंगे यहां पर। अभी हम लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ठीक है। तो
यदि मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे? हमेशा इंट्रोडक्शन में यदि किसी ज्योग्राफिकल चीज का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसकी लोकेशन लिख देना बस, तो वो उसके इंट्रोडक्शन के तौर पे हो गया। इसकी लोकेशन कैसे लिखोगे? वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है ना। इसके अब हम कुछ सेक्शन करेंगे। देखो गुजरात में यहां कच्छ से लेकर यहां पर लास्ट में दमन है एक, क्या है? दमन। दमन से लेकर गोवा, यहां पर गोवा है, मतलब ये पूरा गोवा है। और यहां पर कर्नाटका का एक पोर्ट है मैंगलोर, मैंगलोर। ठीक है, और ये सदर्न टिप का नाम क्या है, कौन बताएगा? कन्याकुमारी। के लिख दें? के मतलब कृष्णकांत नहीं है, कन्याकुमारी है। किस राज्य में आती है कन्याकुमारी? आता है कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां पर वेस्ट कोस्टल प्लेन के मैंने कुछ हिस्से किए हैं बच्चों। पहला है आपका कच्छ से लेकर दमन तक, ये पूरा सेक्शन कहलाता है गुजरात प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स। फिर दमन से लेकर गोवा तक ये पूरा सेक्शन आपका कहलाता है कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन। गोवा से लेकर मैंगलोर तक ये सेक्शन कहलाता है कन्नड़ प्लेन, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सेक्शन कहलाता है मालाबार प्लेन। आप गौर से देखोगे, इनको याद कर पाना बहुत आसान है। ये पूरा कोंकण प्लेन 99% ये महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है। ये पूरा कन्नड़ प्लेन ये पूरा का पूरा कर्नाटका की कोस्ट लाइन है। और ये मालाबार प्लेन पूरा ही किसकी कोस्ट लाइन है? केरला की कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो याद रखना बहुत आसान है इसको। गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन, कन्नड़ और मालाबार। अब थोड़ा खूब अच्छा बनाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, नोट कर लो। हाँ ओके, वैसे आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में, खास करके ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। तो आप कोशिश करें स्टिक टू द क्लास नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने गलती से नहीं बिल्कुल प्रिसाइसली बनाया है, आप देख ही पा रहे होंगे ईस्ट कोस्टल प्लेन बहुत ब्रॉड है और वेस्ट कोस्टल प्लेन बहुत ही नैरो है ना। इसका यदि मैं साइड व्यू बनाऊं बच्चों, साइड व्यू, साइड व्यू क्या होता है? दिस इज अ टॉप व्यू, हम भारत को ऊपर से देख रहे हैं। साइड व्यू, यदि हम कन्याकुमारी के पास थोड़ा पानी में डूब के तब इसको देखें तो हमको इंडियन पेनिनसुला कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये हम साइड से देख रहे हैं तो हमको ये पूरा पेनिनसुला दिख रहा है, दिस इज द पेनिनसुलर रीजन। ये रहे हमारे कोस्टल मैदान, कोस्टल प्लेन्स। आ रहा है समझ में? आप देख पा रहे हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन बहुत सकरे हैं और ईस्ट कोस्टल प्लेन बहुत चौड़े हैं। क्या कारण है इसका? बिल्कुल सही जवाब। क्या है कि ये कोस्टल प्लेन कैसे बने हैं? मेजरली बने हैं रिवर्स द्वारा अलूवियल डिपॉजिट कर देने से और इरोजन से भी बने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ज्यादातर नदियां, इस पेनिनसुलर प्लेटू का स्लोप किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। ज्यादातर रिवर्स ईस्ट की तरफ जा रही हैं, तो उन्होंने ईस्ट जो आपके घाट हैं, ईस्टर्न घाट, उसका बहुत इरोजन किया है, साथ ही साथ ढेर सारा अलूवियल डिपॉजिट किया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इस वजह से वो काफी एक्सटेंडेड है। वहीं वेस्ट की बात करें, बहुत ही मतलब बहुत ही कम नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, और वो भी सिर्फ आपको मानसून के दौरान देखने को मिलेंगी, मेजॉरिटी ऑफ द ईयर वो दिखती ही नहीं है, सूखी पड़ी रहती है। इसलिए वेस्ट कोस्टल, ये तो मैंने फिर भी बहुत चौड़ा बना दिया, बहुत ही सकरा है वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है,
देखेंगे इस सकरे में भी यदि हम देखें तो सबसे चौड़ा रीजन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? गुजरात प्लेन, है ना? तो वेस्ट कोस्टल प्लेन में सबसे ब्रॉडेस्ट सेक्शन कौन सा है? गुजरात प्लेन का। और सबसे नैरोएस्ट सेक्शन, अब आप मान लीजिए भले ही ना दिख रहा हो, सबसे नैरोएस्ट सेक्शन है आपका कन्नड़ प्लेन, नैरोएस्ट। ठीक है, आगे चले। हम आते हैं मालाबार कोस्टल प्लेन्स पे। मालाबार यानी कि हम किसकी कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं? केरला की। यहां पर ना मुझे कुछ खूबियां दिखती हैं। कैसे? यहां मुझे प्लेन्स, यहां मुझे लेगून लेक्स मिलती हैं, बैक वाटर लेक्स। ठीक है, काफी सारी हैं, जैसे कि सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। ये मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा ऐसा बाहर निकाल के बनाया ताकि आपको दिखे। ये बैक वाटर लेक्स हैं, ऐसे आपको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे लंबे में मिलेंगी आपको ये लेक्स। कैसे बनती हैं? जो सी का पानी है वो किसी आइलैंड द्वारा, बैरियर आइलैंड द्वारा, ये इसके आगे मिट्टी का डिपोजिशन, सैंड का डिपोजिशन, इस वजह से आइलैंड बने हैं इसके आगे। इन आइलैंड्स ने इस पानी को मेन सी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। पानी तो सी का ही है ना, तो खारा ब्रैकिश वाटर होगा। इस प्रकार जो झील बनती है इसको आप लेगून लेक बोलते हो या बैक वाटर लेक बोलते हो। ठीक है, तो आपकी ये इस प्रकार केरला के मालाबार कोस्ट में आपको ढेर सारी बैक वाटर लेक्स मिलती हैं। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। सबसे इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। ये एक और चीज के लिए जानी जाती है, इसके अंदर पानी भर दें। ठीक है, आपका डायग्राम बहुत छोटा हो गया कोई बात नहीं, उसमें एरो करके लिख दीजिएगा। ये एक और चीज के लिए जानी जाती है। इस झील के अंदर, इस लेक के अंदर एक फेमस बोट रेस खेली जाती है, और शायद किसी मूवी में भी देखा होगा आपने उसको। हाँ, उस सांप जैसी आकृति की होती है, उनका मुंह जो है आगे सांप निकला रहता है, और ऐसी लंबी बोट होती है। इस रेस को बोलते हैं नेहरू बोट ट्रॉफी या नेहरू बोट रेस, कुछ भी कह लो। तो यूपीएससी में तो भाई इतने बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते कि कौन सी रेस, लेकिन आप वनडे एग्जाम्स में यदि कोई खोल के देखोगे तो आपको ये मतलब कि फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन बना मिलता है कि नेहरू बोट ट्रॉफी किस लेक में आयोजित की जाती है। द आंसर इज वेम्बनाड लेक ऑफ केरला। ठीक है, काफ़ी आइकॉनिक रेस है ये। अच्छा, इसको लोकल भाषा में इस रेस को या इस गेम को क्या कहा जाता है, ये आपको शायद यूपीएससी में पूछने को मिल जाए। इसका नाम है वल्लम कल्ली। वल्लम कल्ली, ठीक है, वल्लम कल्ली रेस इसका लोकल भाषा में नाम है। और भी यहां पर जो है, और भी आपको ऐसे लगून लेक्स मिल जाएंगी, जैसे अष्टामुदी, है ना। आप लोग ना अभी चाहे तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से एटलस निकालो और देखो केरला के वेस्ट कोस्ट पे कितनी लेक्स हैं। ये लास्ट बार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसके बाद नहीं किया जाएगा, पीछे भेज देना। आप रह गए। सभी लोग केरला निकालेंगे। हाँ, ये आ गया केरला, आप भी निकालिए। केरला में आपको देखने को मिलेगा जनरली किसी भी किताब के आगे इंडेक्स दिया रहता है और उस इंडेक्स में कंटेंट लिखे होते हैं। ठीक है, हाँ, केरला दिख रही है आपको, अष्टामुदी लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक दिख रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर केरला में जो ट्रांसपोर्टेशन, सुने जरा,
केरला में जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर एक वेस्ट कोस्ट कैनाल चलती है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, जिसके कुछ हिस्से को इवन नेशनल वाटरवे थर्ड बोल दिया जाता है। वेस्ट कोस्ट कैनाल ये आपकी केरला के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जिले से शुरू होती है और केरला के सदर्न मोस्ट जिले तक जाती है, और वो वेम्बनाड झील के बीच में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वेम्बनाड के प्रारंभ से लेकर और इसके नीचे है अष्टामुदी लेक, यहाँ तक के सेक्शन को आप नेशनल वाटरवे थर्ड बोल देते हो, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा साधन है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, अष्टामुदी लेक नहीं मिली मतलब मिल गई ना, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ऑक्सफोर्ड खरीदेंगे। आप सभी को मिली अष्टामुदी? मिल गई ना, ठीक है ठीक है, मिल जाएगी अष्टामुदी, थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर है अष्टामुदी, देखो ये कोस्टल ट्रिप है एकदम, सबसे नीचे देखो अष्टामुदी लिखी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हो गया बहुत हो गया। अब चलते हैं हम ये वेस्ट का समझ में आ गया आपको पूरा बच्चों? इसको यदि समराइज करें, आ गया सभी को? हम यहां पे पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दे आर नैरोअर देन ईस्ट कोस्टल प्लेन। कारण क्या है? मेजॉरिटी ऑफ रिवर फ्लोज टुवर्ड ईस्ट, दिस इज द रीजन, इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ब्रॉड है। वेस्ट कोस्टल प्लेन को हम कुल 5 भागों में बांट सकते हैं, 4 में सॉरी, गुजरात प्लेन्स, कन्नड़ कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन और मालाबार प्लेन। ठीक है, सबसे ब्रॉडेस्ट सेक्शन कौन सा है? गुजरात प्लेन। सबसे नैरोएस्ट कौन सा है? कन्नड़ प्लेन। इसके बाद मालाबार प्लेन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। यहां पर हमको कुछ ऐसे लंबी जो है बैक वाटर लेक्स मिलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं लोकल भाषा में? कयाल्स बोलते हैं, है ना। यहां पर मैंने वो लिखा नहीं, आई एम सॉरी, नोट्स में लिख लेंगे। उनको लोकल भाषा में कयाल बोलते हैं, और उसका ही एक एग्जाम्पल है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक एक चीज के लिए और फेमस है, वो है नेहरू बोट ट्रॉफी। ठीक है, इस नेहरू बोट ट्रॉफी को लोकल भाषा में हम क्या कहते हैं? वल्लम कल्ली। ठीक है, अब हम आते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन पे। जैसे हमने वेस्ट कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन किया था, वैसे ही हम ईस्ट का भी कर सकते हैं। आप देखोगे बच्चों एटलस में, यहां पर आपको मिलेगा एक चिल्का लेक, यहां मिलेगी आपको चिल्का झील। ठीक है, चिल्का पुलिकट। आप इंडिया का मैप निकालिए जो सबसे शुरुआत में है आपके एटलस में। चिलिका कोलेरू। ये थोड़ा सा, ठीक है, देखिए जल्दी से, ये चिलिका लेक है और ये आपकी कोलेरू लेक है बच्चों, और ये कन्याकुमारी है ही। देखेंगे इसके हम कुछ सेक्शन कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कोलेरू झील तक का जितना कोस्ट लाइन है ये कहलाता है आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल। और कोलेरू से लेकर चिल्का झील तक ये पूरा कहलाता है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, और ये चिल्का से लेकर आपका पूरे उड़ीसा के अलोंग ये आपका पाया जाता है उत्कल प्लेन। कौन सा है? उत्कल प्लेन्स। सभी को मिल रही हैं ये सारी लेक्स, चिल्का लेक्स, कोलेरू लेक, कन्याकुमारी, है ना। आप देखेंगे चिल्का लेक इज एन एग्जांपल ऑफ लेगून लेक।
लेगून क्या होती है? जब सी वाटर डिस्कनेक्ट हो जाए मेन सी वाटर से, उसके आगे कोई एक बैरियर आइलैंड आ जाए, इस वजह से बनी झील आपकी क्या कहलाती है? लेगून लेक कहलाती है. चिलिका इज एन एग्जांपल ऑफ लेगून लेक, वेयर एज कोलेरू इज एन एग्जांपल ऑफ डेल्टा लेक. मतलब ये डेल्टा के अंदर डिप्रेशन बन जाने से रिवर वाटर कलेक्ट होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है, उससे हमारी कोलेरू लेक बनी है. ठीक है, ये आपका इसका पानी मीठा मिलेगा, वहीं इसका पानी आपको खारा मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार और उत्कल प्लेन्स. आप अगर देखना चाहें तो यहां पर कोलेरू से लेकर यहां पे कावेरी नदी गिरती है, कोलेरू से लेकर कावेरी तक का क्षेत्र, ये स्पेशली इतना इतना रीजन ये कहलाता है कर्नाटिक. अभी आप हिस्ट्री में कर्नाटिक वॉर पढ़ोगे तो वो कर्नाटिक यही है, कर्नाटक नहीं है वो आज की तारीख का, कर्नाटिक. ठीक है, कोलेरू से लेकर कावेरी नदी तक का क्षेत्र आपका कर्नाटिक कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये डायग्राम क्या आप बना सकते हैं? तो बना लीजिए. हो गया, आगे चले, बन गया, दैट्स ग्रेट. चलो बाकी हम थ्योरी में लिख ही लेंगे, और जैसा कि मैं कहता हूँ रफ में बनाया करो पहले, सीधा फेयर में मत बना दिया करो. अब लिखना शुरू करेंगे. मतलब ये लिखने वाला पोर्शन तो आप फेयर में लिख सकते हो, नो इश्यूज. ठीक है, लिखेंगे. अगला फिजिकल डिवीजन है, तो ये कौन सा है? तीसरा, थर्ड ही है ना ये? ठीक है, हाँ, थर्ड हेडिंग डालिए आप तीसरे नंबर पे, कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स लिखिए इसमें, ए नैरो strip of narrow strip of alluvial plains on either side, either माने either, इसको either बोल देता हूं, on either side of peninsular plateau, on either side of peninsular plateau of India, peninsular plateau of India, are known as coastal plains, are known as coastal plains. ठीक है, दे, नेक्स्ट लाइन है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, they can be divided into two sections, two sections डैश करके, वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. पहली हेडिंग डालेंगे वेस्ट कोस्टल प्लेन. ठीक है, डैश करके लिखो,
West coastal plains are situated. West coastal plains are situated between Arabian Sea, Arabian Sea and Peninsular Plateau. And Peninsular Plateau. ठीक है, full stop. Next point. West coastal plains. West coastal plains are narrower, are narrower than east coastal plains, than east coastal plains, east coastal plains, because because majority of peninsular rivers, majority of peninsular rivers flows towards, rivers flows towards east. Therefore, they have eroded Eastern Ghat extensively, they have eroded Eastern Ghat extensively, as well as have deposited plenty of alluvials, plenty of alluvials along east coast. ठीक है, along east coast. ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वेस्ट कोस्टल प्लेन कैन फर्दर बी, west coastal plain can further be subdivided into four sections, four sections. भाई चारों सेक्शंस के नाम क्या क्या हैं बिना देखे? क्या बात है, ठीक है। तो चारों जो है आप लिस्ट बनाते हुए या एक ही लाइन में जैसे भी लिखना है लिख लो चारों के नाम। गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार सामने लिखा है, मालाबार प्लेन, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे आप लोगों ने लिस्ट बनाते हुए लिखा, देखो जितने लोगों ने लिस्ट बनाते हुए लिखा है वो बच गए थोड़ा सा मैं भूल गया था ये लिखवाना। जिसने लिस्ट बनाते हुए लिखा है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने नहीं लिखा है दोबारा लिस्ट बनाइए, क्योंकि हम लिखेंगे गुजरात प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो डैश करके लिख लेना फ्रॉम कच्छ टू दमन, है ना। आप पहला नंबर डालिए गुजरात प्लेन्स और उसमें डैश करके लिखिए फ्रॉम कच्छ टू दमन। हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा है आपका कोंकण प्लेन, लिख लीजिए डैश करके फ्रॉम दमन टू गोवा। कच्छ प्लेन, गुजरात प्लेन फ्रॉम कच्छ टू दमन। दूसरा है आपका कोंकण प्लेन फ्रॉम दमन टू गोवा। तीसरा है कन्नड़ प्लेन फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, मैंगलोर।
और लास्ट है मालाबार प्लेन फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी, गोवा टू मैंगलोर। ठीक है, अब इसमें एक एक लाइन में लिखते चलेंगे। लिखिए, गुजरात प्लेन्स आर, क्या हो गया, कुछ रह गया क्या? आप ही से कह रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं, कुछ रह गया क्या? हाँ, लिखिए, गुजरात प्लेन्स आर ब्रॉडेस्ट, broadest among all the sections of all the sections of west coastal plains। गुजरात plains are example of upliftment। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो आपका कच्छ कच्छ पेनिनसुला है या प्लेटू, और ये काठियावाड़ प्लेटू, ये किसी एक समय में आइलैंड हुआ करते थे और इसके चारों ओर पानी था। इनफैक्ट अकबर के ही समय में ये आपका जो कच्छ है ये आइलैंड था। ये ओवर द टाइम ये अपलिफ्टमेंट होता गया है इनका, और आज हमको यहाँ पर मैदान देखने को मिलते हैं। आज भी ये मैदान बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, सिर्फ काठियावाड़ के आसपास के ये जो मैदान है ये काम के हैं, बाकी के यहाँ पूरा नमक भरा हुआ है ना। इसी वजह से आपको कच्छ पेनिनसुला पर यहाँ पर पूरा ये जो नमक के रेगिस्तान मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ बोलते हैं हम इनको। यहां पर लोकल भाषा में रन का मतलब क्या है? डेजर्ट, वाइट डेजर्ट। ठीक है, रन का मतलब यहां दौड़ना नहीं है। ठीक है, इसके भी यदि आप दो भाग करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो कच्छ था ना आपका, ये पूरा का पूरा ग्रेट रन, और इसके बाद एक छोटी सी इसकी ब्रांच है, फिर से नमक के डेजर्ट है, इसको बोलते हैं लिटिल रन। ठीक है, आप यदि एटलस में अब घर जाके देखना, अब ये रहने दो। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे, एक तो हमने देखा यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, है ना। दूसरी चीज आप देखेंगे, यहाँ पर जो गुजरात की कोस्ट लाइन है वो भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? देखो, यहां पे मैंने सिंपलिस्टिक व्यू बनाया है, सीधी सीधी लाइन बनाई है, लेकिन सही मामले में गुजरात की यदि कोस्ट लाइन देखोगे तो वो ऐसे कटी छटी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन नहीं चलती है गुजरात की कोस्ट लाइन। तो यदि आप इसको सीधा करके नापोगे ना तो ये बहुत लंबी निकलेगी। ठीक है, किसी भी राज्य के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी गुजरात के पास है। क्यों है? क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन काफी ज्यादा इंडेंटेड है, कटी छटी है, क्रिस क्रॉस है। ठीक है, इसी वजह से हमें यहां पर बीच बीच में क्रीक्स मिलती हैं। क्रीक क्या होती हैं बच्चों? क्रीक क्या होती हैं? क्रीक एक ऐसे दलदली क्षेत्र होते हैं जिनमें बार बार समुद्र का पानी घुसता रहता है, इस वजह से उसको दलदल में कन्वर्ट कर दिया है। हो सकता है उसमें कोई रिवर भी अपना पानी डाल रही हो सकता है। अन्यथा जनरली क्या होगा, समुद्र में टाइड्स एंड एब्स आते हैं, पता ही है आप लोगों को, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। जब टाइड आता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है ना, इसलिए बढ़ा हुआ वाटर लेवल वो अंदर तक एंटर हो जाता है। ठीक, इस वजह से इस पूरे को वो भिगा देता है, सैचुरेट कर देता है, और जब एब आएगा तो वो वापस लौट जाएगा। तो ये जो जमीन है ओवर द टाइम ये दलदली कीचड़ जैसी जमीन हो जाएगी, जिसमें कि आपको ब्रैकिश वाटर मिलेगा, मतलब समुद्र का खारा पानी मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, एक ऐसी आपको नैरो, एक क्या बोलते हैं, नैरो कोस्टलाइन टाइप की मिलेगी, जिसमें आपको मार्शी स्वैम्पी इलाका मिलेगा, उसको क्रीक्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए सर क्रीक, यहां पर सर क्रीक विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे ही कोरी क्रीक, हालांकि वो डिस्प्यूटेड नहीं है, यहां पे आपको ढेर सारी क्रीक्स मिल जाएंगी। क्रीक बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के जो है जलीय जंतु मिलेंगे, मतलब कि
मेरीन्स आपको ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, उनको खाने के लिए आपको हो सकता है अलग अलग प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएं। तो इस वजह से ये आपको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की तरह देखने को मिलते हैं क्रीक्स। ठीक है, आप चाहें तो अपना एटलस खोलिए और उसमें देखिए सर क्रीक, सिर्फ गुजरात निकालिए आप। हाँ ये रहा गुजरात, इसमें देखिए शुरुआत हो रही है, शुरुआत में ही ये क्रीक लिखा है। मिला, सर क्रीक मिल गया। गुजरात के मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में नहीं, नेक्स्ट पेज पे ही है गुजरात का मैप। सर क्रीक मिला, जब मैं कह रहा हूं यहां है सर क्रीक, बिल्कुल स्टार्टिंग पे है सर क्रीक, मिला। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड क्यों है, दिखाना जरा, एटलस दिखाना जरा। आप ही से कह रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं। अच्छा इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, यही है सर क्रीक, सबसे स्टार्टिंग में ये जो जा रहा है ये सर क्रीक है क्या? क्रीक जो है, क्रीक्स वो वाटर बॉडी तो नहीं है प्योरली, और वो लैंड मास भी नहीं है प्योरली, वो बीच की दुनिया है कुछ। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो हमारे जो सर रेड क्लिफ ने जो है बंटवारा कर दिया। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से यदि बॉर्डर पे कोई वाटर बॉडी पाई जाती है तो आपकी इंटरनेशनल लाइन उस वाटर बॉडी के बीच से होके गुजरेगी। ठीक है, और यदि लैंड मास है तो फिर अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। पाकिस्तान बोलता है कि वो लैंड मास है, इस वजह से आपकी जो कोस्ट जो बॉर्डर है वो उसके ईस्ट से होकर गुजरनी चाहिए और पूरा सर क्रीक हमारा है। भारत बोलता है कि नहीं वो वाटर बॉडी है और उसके बीच से होकर निकलनी चाहिए लाइन, इसलिए आधा हमारा है। पाकिस्तान बोलता अच्छा वाटर बॉडी दिखाना पानी का है, बोला कि फिर टाइड आने दो फिर दिखाते हैं उसमें पानी है, इस वक्त नहीं है। टाइड आ भी गया तो वो कीचड़ हिलती हुई दिख जाएगी, ये रही वाटर बॉडी देख लो। तो इसलिए विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर भी हम लोग क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? सैटेलाइट जो है सर्वे के हिसाब थ्रू हमने पता किया है यहाँ पर हमें ऑयल के, क्रूड ऑयल के बेहतरीन रिजर्व मिलने वाले हैं, इसलिए इंडिया उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ 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 कोई बात नहीं। ठीक है, हुआ, समझ में आया सभी का? हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, गुजरात प्लेन ये ब्रॉडेस्ट सेक्शन है, इसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, कारण है इसकी इररेगुलर कोस्ट लाइन जो कि बहुत ही ज्यादा कटी छटी है और जिगजैग फैशन में चलती है। इस इरेगुलर कोस्ट लाइन की वजह से दो चीजें हुई, एक तो कोस्ट लाइन लंबी है, दूसरा यहां ढेर सारी क्रीक्स बनती हैं। क्रीक क्या है? क्रीक एक ऐसी सेमी वाटर बॉडी है, मतलब प्योर वाटर बॉडी नहीं है, जिसमें टाइड के समय ओशन का पानी आके उसको सैचुरेट कर देता है और रेस्ट ऑफ द टाइम वो आपको दलदल के रूप में देखने को मिलती है, वो क्रीक्स होती हैं। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं क्रीक्स। ठीक है, लिख लो आप इसमें क्या लिखा था लास्ट लाइन, अपलिफ्टमेंट। हाँ गुजरात में एग्जाम, बिकॉज अर्लियर, बिकॉज अर्लियर है। हाँ हाँ अपलिफ्टमेंट का कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज अर्लियर, अर्लियर कच्छ एंड काठियावाड़, कच्छ एंड काठियावाड़ यूज टू बी, काठिया, काठिया, काठियावाड़, काठियावाड़ यूज टू बी आइलैंड्स, यूज टू बी आइलैंड्स, आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये जैसे गुजरात यदि मैं बनाऊं तो इधर देखेंगे सभी लोग, इसके दो पेनिनसुला निकले हुए हैं ना, ये नॉर्थ वाला ये कच्छ कहलाता है और साउथ वाला ये काठियावाड़ कहलाता है। ठीक है, तो आपको नमक के रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में मिलेंगे, उसको कहते भी रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ काठियावाड़ तो नहीं कहते। लिखोगे गुजरात प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस।
अच्छा कर लो, एंट्री कर लो, चलो सभी लोग एंट्री कर लो भैया। हैं? अगला लिखेंगे, क्या था ये? टू सेक्शंस लिखेंगे, कच्छ प्लेन एंड काठियावाड़ प्लेन्स, कच्छ प्लेन्स एंड काठियावाड़ प्लेन्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कच्छ प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, कच्छ प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ salty desert, salty desert, and locally known as, and locally known as run of Kutch, RANN, run of Kutch. Here run means white desert, run means white, सफेद, white desert। ठीक है, नेक्स्ट में लिखना, गुजरात कोस्ट लाइन is very irregular, very irregular and crisscrossed, and crisscrossed, which makes it, which makes it
The longest coastline, the longest coastline of any state in India. Next point, Gujarat coastline is characterized by creeks, creeks, CREE, creeks, कहीं तो creeks, creeks, full stop, continue लिखेंगे. creeks are narrow marshy areas. marshy माने दलदली. narrow marshy areas which are frequently inundated. inundated माने बाढ़ का पानी आके जब छा जाता है उसको इंडंडेशन बोलते हैं. which are frequently inundated by sea water during tides. Examples: Sir Creek. Examples: Sir Creek and Kori Creek. KORI, Kori Creek. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिख लेना. Sir Creek is disputed between India. Sir Creek is disputed between India and Pakistan. ओके, अगले पैराग्राफ में लिखोगे कोंकण प्लेन belongs to Konkan plain belongs to Maharashtra coastline. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कन्नड़ प्लेन्स belongs to Karnataka coastline. हैप्पी. इसी में कंटिन्यू लिखेंगे कन्नड़ प्लेन्स आर narrowest section of West Coastal Plains. ठीक है. नेक्स्ट लाइन से लिखोगे मालाबार coastal plains belongs to Kerala. Full stop. Malabar plains are characterized by several backwater lakes. Backwater है ना. बैकवाटर के ब्रैकेट में लिखोगे लेगून लेक. अरे भगवान,
बैक वाटर लेक्स और ब्रैकेट में लेगून लेक्स, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय बैक वाटर लेक्स ब्रैकेट लगून लेक्स लाइक, हाँ ठीक है, लाइक वेम्बनॉड लेक, वेम्बनॉड लेक एंड अष्टामुदी, वेम्बनॉड स्पेलिंग गोज लाइक नॉड, वेम्बनॉड। एक सष्टम कोट्टा और है यहाँ पे, चलो ठीक है, अब अष्टामुदी लिख लो आप, वेम्बनॉड लेक एंड अष्टामुदी लेक, अष्टामुदी लेक, अष्टामुदी, अष्टामुदी की आकृति क्या है, ऑक्टोपस जैसी है, उसकी 8 फिंगर निकली हुई हैं, इसलिए उसको अष्टामुदी कहते हैं, वो स्टार लाइक है उसकी आकृति, ठीक है। क्या लिखा था हमने, अष्टामुदी लेक, वेम्बनॉड, हाँ वेम्बनॉड इज is India's largest, India's largest backwater lake, backwater lake, where where Nehru boat race, Nehru boat race is organized, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in Kerala, in Kerala these backwater lakes, these backwater lakes are locally called as Kayal, 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 locally known as Kayal, while while boat race are known as, while boat race are known as Vallam Kalli, Vallam Kalli, Vallam Kalli, हुआ, हो गया। आप चाहें तो इसका सेपरेट डायग्राम बनाइए, क्योंकि इन सभी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है, तो आप इसका एक सेपरेट डायग्राम बनाएंगे अपने नोट्स में, इस तरीके से ये केरला रहेगा आपका, और केरला में यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ है, दिस इज योर वेम्बनाड लेक, यहाँ पर एक अष्टामुदी लेक बना लेना ऐसे स्टार बना के, ठीक है, ये अष्टामुदी लेक है। इनको आप क्या कहते हो, बाय द वे मुझे बना लेने दो बच्चों, फिर देखना आप लोग, उसके बाद शुरू करना। यहाँ क्या था, मैंगलोर, मैंगलोर से स्टार्ट किया था ना, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, तो ये पूरा हमारी मालाबार कोस्ट हुआ। इसमें ये है आपकी वेम्बनाड लेक, यहां खेली जा रही है क्या, नेहरू बोट ट्रॉफी, ठीक है, इसे लोकली आप कहते हो वल्लम कल्ली, ठीक है। ये अष्टामुदी लेक थी हमारी, अष्टामुदी लेक, ठीक है। इन लेक्स को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, कयाल, तो कहीं भी कयाल लिख देना, ये डायग्राम बना लीजिए।
लेक्स के आगे जो डिपोजिशन हो जाता है, जनरली सैंड का डिपोजिशन होता है, समुद्र है तो सैंड का ही डिपोजिशन होगा ना। इनको इस तरीके से जो आइलैंड बने हैं इनको हम कहते हैं बैरियर आइलैंड, अवरोधक द्वीप, बैरियर है ना। ये किसके लिए बैरियर काम कर रहे हैं? इस पानी के लिए, इस पानी को मिक्स नहीं होने दे रहे हैं इससे। जनरली जो लेगून लेक्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ओपनिंग जरूर होती है, ठीक है। तो ये रही इसकी ओपनिंग। यहां पर मैंने सिंपलिस्टिक व्यू बनाया है, अन्यथा यहां ढेर सारे आइलैंड्स हैं, इनमें सबसे बड़ा है वेलिंगटन आइलैंड, ठीक है। वो जब हम लेक्स पढ़ेंगे ना, इंडिया की लेक्स, तब इसको और विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, हो गया। आगे चलें। अगली हेडिंग है हमारी ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। ईस्ट कोस्टल प्लेन, these plains are situated these plains are situated between peninsular plateau and Bay of Bengal। मतलब बंगाल है तो मैं इसको बंगाल बोल देता हूं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया। दे आर एक्सटेंडेड दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम, यहां पे एक नदी बहती है सुवर्ण रेखा, ठीक है। उसके प्लेसर डिपॉजिट्स में आपको क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, सोना, इसलिए उसका नाम सुवर्ण रेखा है, ठीक है। हाँ, दीज प्लेन्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम सुवर्ण रेखा, टेक्निकली उसका नाम सुवर्ण है, सुवर्ण सुवर्ण रेखा रिवर टू कन्याकुमारी, टू कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स कैन फर्दर बी subdivided into three sections, ठीक है। डैश करके लिस्ट बनाना। पहला है उत्कल प्लेन्स, है ना, उत्कल प्लेन्स, उसमें डैश करके लिखो कहां से कहां तक है ये उत्कल प्लेन। उत्कल प्लेन फ्रॉम सुवर्ण रेखा टू चिल्का लेक, फ्रॉम सुवर्ण रेखा रिवर टू चिल्का लेक। अगला है नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, CIRCAR सरकार, कहां से कहां तक है? चिल्का टू कोलेरू लेक, ठीक है। फिर अगला है आपका कोरोमंडल कोस्ट, वो कहां से कहां तक है? कोलेरू से कन्याकुमारी, हो गया, ठीक है। लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, उत्कल प्लेन्स बिलोंग्स टू उड़ीसा कोस्ट लाइन,
उड़ीसा कोस्ट लाइन, ठीक है, बिलोंग्स टू उड़ीसा कोस्ट लाइन, फुल स्टॉप। अच्छा आप लोग ना इसको लिखने से पहले एटलस खोलिए। यहां पर क्या है, ये चिल्का लेक दिख रही है आपको? जिनके पास नहीं है एटलस वो इधर देखें। ये चिल्का लेक के ऊपर एक नदी बहती हुई आ रही है, नाम है महानदी, है ना, महानदी। महानदी रिवर की वजह से यहां पर डेल्टा बने हैं महानदी के खूब सारे, मतलब कि एक्सटेंडेड डेल्टा बने हैं। डेल्टा क्या होता है? अरे आप लोग तो बता सकते हैं ना। ओके, आप बताइए सर डेल्टा क्या होता है। कोई बात नहीं, तो जब नहीं, हाँ, यदि नहीं समझ में आएगा तो रोकना है क्लास को, है ना, क्योंकि देखो मैं तो निकला चला जाऊंगा, आप ही को रोकना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये कोस्ट लाइन होती है, अगर इसको कोस्ट लाइन माने, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, और ये कोई समुद्र या कोई झील होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी, इसमें एक रिवर आके मिलेगी, ठीक है, ये इसका माउथ है। रिवर अपने माउथ पर, अच्छा ये पानी में काफी आगे तक जाएगी रिवर, है ना, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकलेंगी। ये पानी में बहुत फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी ये सारी जलधाराएं, और ओवर द टाइम यहां पर एक एलुवियल प्लेन्स बना देंगी। इन एलुवियल प्लेन्स को, इस पूरे प्लेन को आप क्या बोलोगे? डेल्टा बोलोगे, क्योंकि इसकी आकृति ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो हर नदी के मुहाने पर ज्यादातर आपको डेल्टा मिल जाएगा, किसी किसी पे नहीं भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर ये ओशियन का या सी का पानी बहुत ज़्यादा हलचल वाला है, बहुत तेज वहाँ पे जो है ओशियन करंट बह रही हैं, तो वो क्या करती हैं, पूरे सेडिमेंट को बहा के साफ कर देती हैं, तो फिर वो कभी डेल्टा नहीं बन पाएगा। उदाहरण के लिए आप लोगे अमेजन रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, कितना सेडिमेंट लेकर आती है, लेकिन बेचारी वो डेल्टा नहीं बना पाती है। आप सोचिए, सेडिमेंट्स की कमी नहीं है फिर भी, क्योंकि वहाँ पे जो ओशियनिक वाटर है बहुत ज़्यादा, जो वहाँ से करंट्स निकल रही हैं, प्लस वो एस्चुरी में अपना मुंह बनाती है, मतलब कि अभी सीखोगे आप एस्चुरी क्या होता है, तो इस वजह से वो डेल्टा नहीं बना पाती है वो। खैर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर महानदी रिवर आके मिलती है, तो उसके मुहाने पर जो डेल्टा बना है महानदी डेल्टा, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और उत्कल प्लेन्स में ज़्यादातर कृषि आपको वहीं होती हुई दिखेगी, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे बच्चों, जब ये यहाँ पे आओगे, ये आपकी गोदावरी नदी का डेल्टा बनाया है मैंने इतना इतना, और ये वाला डेल्टा कृष्णा नदी का डेल्टा है ना। तो गोदावरी और कृष्णा का जॉइंट डेल्टा बनता है ये पूरा। ये जॉइंट डेल्टा सेडिमेंट्स अलूवियल्स की वजह से इतना फर्टाइल है कि इसको साउथ इंडिया का अन्न भंडार बोल देते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है हर प्रकार की आपको फसल मिल रही है, मसाले हो रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, फ्लैट प्लेन्स में आपको गन्ना होता हुआ दिख रहा है, गेहूं होता दिख रहा है, चावल, चावल का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। वैसे सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है ये, ठीक। तो ये मैंने एटलस में, आप चाहें तो देख सकते हैं, इंडिया का मैप निकालेंगे तो वहां पे आपको महानदी रिवर का डेल्टा मिलेगा। एटलस क्लास में पर डे अपने साथ लाना है, ठीक है। इंडिया मैप स्टार्टिंग में ही मिलता है, और पहले जाओ, तुम्हारे सामने इंडिया खुला हुआ है, यही इसी की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। इसमें महानदी डेल्टा देखेंगे, आप देख रहे हैं काफी इसमें बल्ज आगे की तरफ निकला हुआ है ना, फर्टाइल प्लेन्स हैं ये। ऐसे ही आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखेंगे। चलो लिख लो कहां तक आ चुके थे हम लोग। हैं, उड़ीसा कोस्ट लाइन, ठीक है। हेयर, हेयर महानदी, हेयर महानदी रिवर, महानदी रिवर forms delta, forms delta which is very fertile, ठीक है,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिख लो चिल्का लेक। चिल्का, CHILK, चिल्का। चिल्का लेक is an example of lagoon lake, is an example of lagoon lake फुल स्टॉप। कंटिन्यू करेंगे। चिल्का इज इंडियाज लार्जेस्ट, चिल्का इज इंडियाज लार्जेस्ट लगून लेक। ठीक है, लगून, LAGOON, लगून लेक। ठीक है, अगला लिखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। नॉर्दर्न सरकार कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न सरकार कोस्टल प्लेन्स मेजरली बिलोंग्स टू, मेजरली बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, it is also called as Kakinada, Kaki, Kakinada, Kakinada. It is also called as Kakinada Plains, Kakinada Plains. नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में ही। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक is an example of, Koleru Lake is an example of Delta Lake, Delta Lake, which is situated in a delta region, in a delta region jointly formed by Godavari and Krishna river, Godavari and Krishna river. अगला लिखोगे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट partially belongs to Andhra Pradesh, while major part, while Andhra Pradesh, while major part belongs to Tamil Nadu coastline, Tamil Nadu coastline, तमिलनाडु कोस्टलाइन। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट दैट इज ऐसे लिखते हैं आई है ना और ई, दैट इज बिटवीन कोलेरू लेक, between Koleru Lake to Kaveri River, Kaveri River is called as Carnatic, Carnatic Plains, कर्नाटिक प्लेन्स। ठीक है बच्चों, यहां पर आपने कोस्टल प्लेन्स अपने पूरे पढ़ लिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयां, एक सेक्शन पूरा कर लिया आपने। ठीक है, हम लोग अब तक
बच्चों हम लोगों ने जब इंडिया का फिजिकल डिवीजन किया था, जो लोग नए हैं वो देखेंगे, तो हमने देखा था पहला डिवीजन था ये नॉर्थ में मिलने वाले माउंटेन्स, दूसरा हमारा डिवीजन था, दूसरा या तीसरा जो भी कह लें आप, ये साउथ में मिलने वाला पेनिनसुलर प्लेटू, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ बेचारा क्या, ये उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, कुल कितने सेक्शन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है हमारा ये कोस्टल स्ट्रिप्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट रह जाएंगे आइलैंड्स। इसमें से बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, और सॉरी नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ चुके हैं, आज हमने कोस्टल स्ट्रिप पढ़ लिया है। अब हमारा क्या रह गया है, पेनिनसुलर प्लेटू रह गया है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू ये इतना बड़ा टॉपिक है, जितने दिन आपने आज तक इसमें लगाए हैं, ये अकेला उतना बड़ा टॉपिक है ये। और इंडिया की इस तरीके से इंडिया की फिजियोग्राफी पूरी पढ़ लेते हैं, तो ना सिर्फ हमारी ज्योग्राफी में पकड़ बन जाती है, बल्कि मतलब कि जितने जीएस के विषय हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, उन सभी में हमको बहुत मदद मिलती है। यही कारण है ज्योग्राफी को आप एक मदर सब्जेक्ट बोलते हो, सारे ही सब्जेक्ट जो है इस पर डिपेंडेंट है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ये सब हो, तो चाहे पसंद हो चाहे ना हो, इसको आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बताइए। वो ऑब्वियसली एक दो लोगों का और निकला है और एक्स्ट्रा क्लास लगाकर ही कवर होगा, बस लिखने का समय बचेगा, क्योंकि आप लिखा हुआ फोटोज ले लेंगे या फोटो प्रिंटेड जो भी, एक्सप्लेन आपको प्रॉपर जितना डिटेल में इन लोगों को किया है उतना कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट अभी पिछले संडे को रिपीट किया गया था, हाँ सैटरडे, सॉरी सैटरडे, हाँ मेरी क्लास लगी थी 3 घंटे की, तो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी दिन थोड़े बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर सैटरडे क्लास लगा दी जाती है, रिपीट कर दिया जाता है। इनफैक्ट आप लोगों का सिलेक्शन सबसे बड़ी मतलब हमारे लिए कंसर्न है, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तैयारी तो करानी पड़ेगी, आपकी सिलेक्शन चाहिए कि नहीं, है ना। तो बच्चों पेनिनसुलर प्लेटू की मैं बात करूं, इसको पढ़ने का एक तरीका है। बाय द वे प्लेटू क्या होता है, ध्यान देंगे, जितने लोग सो रहे थे दोबारा जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाओ, कॉपी लो और भाग जाओ। माउंटेन क्या होते हैं, ऐसे ऊंचे जो हाई राइज लैंडफॉर्म्स होते हैं, इनको माउंटेन कहते हैं, जिनके बेस ब्रॉड हो और जिनके शीर्ष कॉनिकल हो, ये माउंटेन कहलाते हैं। प्लेटू किन्हें कहते हैं, जो ऐसे ऊंची उठी हुई रेस लैंडफॉर्म ये भी हैं, लेकिन इनका जो शीर्ष है वो कॉनिकल नहीं है, वो फ्लैट है, ये प्लेटू कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लेटू के किनारे भी एकदम स्टीप सीधे खड़े हैं, जैसे कि हमारे माउंटेन के थे। और फिर प्लेन तो फिर सबसे लो लेइंग एरियाज होते हैं, प्लेन्स तो प्लेन्स ही हैं। तो जब मैं इसको कहता हूं कि ये प्लेटू रीजन है, इसका मतलब ये कैसा है, ये ऐसे टेबल लैंड की तरह है। ठीक है, इसको पढ़ने का एक तरीका है, आप पढ़ेंगे इसके अंदर कितने छोटे छोटे माउंटेन्स पाए जाते हैं। क्या है ना, इसका रिवर्स ने डाइसेक्शन किया है, तो डाइसेक्शन कर देने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि माउंटेन खड़ा है, ये माउंटेन है, बेसिकली वो माउंटेन नहीं है, रिवर्स ने बीच का पूरा एरिया घिस के साफ कर दिया है। तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे और छोटे छोटे सेक्शन मिलेंगे प्लेटू के, तो देखना है कि कितने माउंटेन मिलते हैं, कितने प्लेटू मिलते हैं। इस तरीके से हम अपना पेनिनसुलर प्लेटू पूरा पढ़ लेंगे। तो आज शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। सर कृपा करो, जाने दो। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग पेनिनसुलर प्लेटू जितना हो सके खुद से पढ़ के आएंगे, है ना। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य की तरफ लगा दो। शक्ति मतलब ना सिर्फ आपकी भौतिक शक्ति, फिजिकल शक्ति, बल्कि मानसिक शक्ति की बात कर रहे हैं वो। आप अपने जितना कंसंट्रेशन अपने सिलेक्शन की तरफ लगा दो, जितने भी विचार हैं, जितना भी फोकस है, पूरा आप अपना सिलेक्शन की तरफ लगा दो, सिलेक्शन अपने आप आपको जो है प्राप्त होगा। ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ बहुत ही पागल टाइप के लोग होते हैं, सुबह शाम कोचिंग हो तो पढ़ रहे हैं, घर में बैठे तो पढ़ रहे हैं। अरे सिर्फ 2 साल की बात है, कर लो पागलपन के लेवल पे तैयारी, और तीसरे साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और जितना आराम से रहेंगे ना कि यार बस अब बाकी कल करते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे, तो ये 5-5 मिनट का आराम ना आपके सिलेक्शन को आगे धकेल देता है। जो काम 2 साल में हो सकता था वो 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, पंचवर्षीय योजना 5 में हो रहा है। तो सबसे बढ़िया, अच्छा भले ही 5 मिनट का आराम, उसमें प्रॉपर आराम तो मिलता नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं 1 साल या 2 साल लग के तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, सारा आराम साइड से रख के, सिलेक्शन हो जाएगा तब आराम करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।